हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। पॉडकास्ट में आज बात होने वाली है उस राजनीति की जहां मंदिर भी है, मस्जिद भी है, हिंसा भी है और वोट बैंक की राजनीति भी है। बात हम एक ऐसे क्षेत्र की करने वाले हैं जो बीते दिनों बहुत चर्चा में रहा, और जितना चर्चा में वो क्षेत्र रहा उतना ही चर्चा में वहाँ के सांसद भी रहे। मैं बात कर रही हूँ समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब की। मैं उन्हें बोर्डिंग पास दूं इसके पहले आपसे ये निवेदन है कि आप कुर्सी की पेटी आज ज़रा ज़्यादा कस के बांधिएगा, क्योंकि संभल बीते दिनों जिस तरह से चर्चा में रहा है, आरोप जिस तरह से लगे हैं, रिपोर्ट जो आई है उसमें संभल को जिस तरह से दर्शाया गया है, उससे फ़ायदा किसे पहुंच रहा है, हम ये चर्चा करेंगे। जियाउर रहमान साहब के जितने भी बयान रहे हैं वो सब सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन संभल की कहानी बर्क साहब की ज़बानी मुझे लगता है इतना खुलकर इसके पहले आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये जियाउर रहमान बर्क जी का पहला पॉडकास्ट है। तो चलिए अब सीधा उन्हें बोर्डिंग पास हम देते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। संभल के ऊपर मैं आऊँ, आपके ऊपर तमाम तरह के जो आरोप लगे उसकी मैं चर्चा करूँ। मेरे पॉडकास्ट में टर्बुलेंस आए उसके पहले जो हालिया गतिविधि रही है अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी की, हम शुरुआत उससे करते हैं क्योंकि संभल मुझे लगता है थोड़ा पुराना मामला हो गया है। अखिलेश यादव जी ने अभी हाल ही में ट्वीट किया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इटावा में वो मंदिर बनवा रहे हैं केदारेश्वर महादेव जी का। अब समझना इसमें मैं आपसे ये चाहती हूँ कि उस ट्वीट में अखिलेश यादव जी ने ये लिखा कि कुछ काम ऊपर वाला करवाता है और उसकी मर्जी से ही ये हो रहा है। तो क्या अखिलेश यादव जी को अब ये समझ में आया है कि अगर अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का जीतना है तो मंदिर का सहारा लेना ही होगा? ये पहले तो मैं नहीं समझ पा रहा कि ये सोच आपकी है या विपक्ष दूसरी पार्टियों की है, क्योंकि अगर मैंने देखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी अगर किसी मुस्लिम कार्यक्रम में या धार्मिक उसमें हिस्सा लेते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। और अगर वो फिर हिंदू समाज के, जो कि उनके जिस धर्म में वो आस्था रखते हैं, अगर उसका धार्मिक स्थल बनवा रहे हैं तो उन पर फिर ये आरोप नया लगने का प्रयास किया जा रहा है कि अब वो ये समझ रहे हैं कि वो शायद इसी की तहत अपनी नाव को पार लगा सकते हैं। ये लोगों के सोचने का अलग अलग रुख हो सकता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं खुद भी और हमारे पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमें इस चीज़ का ज़्यादा कुछ नहीं देखना कि कौन क्या कह रहा है। जब हम कुछ करेंगे तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। तो हमारी सोच तो ये है कि हमें अपना काम पॉजिटिवली करना है, वो चाहे हमारे अपने क्षेत्र का हो। मिसाल के तौर पर वो हिंदू समाज, हिंदू धार्मिक उसमें अपना रखते हैं तो उसी के लिए काम करेंगे। मैं मुस्लिम उसमें रखता हूँ तो मुस्लिम के धार्मिक के उसमें मैं काम करूँगा। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी की एक अच्छी चीज़, एक खूबी ये है कि वो कभी किसी भी पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो या संगठन का व्यक्ति हो, वो कभी किसी को इस चीज़ का दबाव नहीं देते कि वो अपने धर्म से हटके दूसरे धर्म के काम को करे। वो राजनीति के लिए ये तो कहते हैं कि ज़रूर कि समाज की सेवा करो, आप जनता के बीच में रहो, उनके सुख दुख में साथ दो, और जहाँ तक हो उनका जो सेवा हो सकती है, खदमत हो सकती है, उसको करो। तो यही चीज़ है कि वो उनका कभी ये प्रेशर मेरे ऊपर भी नहीं रहा कि आप अगर अपने धर्म के लिए काम कर रहे हो तो, और ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। यही हमारा संविधान भी तो कहता है। हमारे संविधान के तहत हमारा मुल्क जो है धार्मिक मुल्क नहीं है, संवैधानिक है। इसके अंदर हर व्यक्ति को अपनी मर्ज़ी से अपनी मज़हब को चुनने का और अपने मज़हब को मानने का अधिकार है, इबादत करने का। तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अगर उसके प्रति कोई काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मैं भी कुछ करूँगा या वो करेंगे तो लोगों का, उनका काम आरोप लगाने का है, आरोप तो लगाएंगे ही, ये चीज़ अलग बात है। लेकिन जहाँ तक नाव पार लगने की बात है, देखिए नाव पार जो है तभी लगेगी
कि जब हम अच्छा काम करेंगे, और यकीनन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी की सरकार में माननीय अखिलेश जी ने काम किया, या पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में रहा, अब लोग उसको याद करते हैं। और इस तरह से हमें यह उम्मीद है कि जैसे हमने इस केंद्र के 2024 के प्रदेश के चुनाव में 37 सीटें जीती और गठबंधन ने 43 सीटें जीती, इंशाल्लाह इस बार चुनाव में मजबूती से लड़ेंगे, बगैर किसी को ये देखे हुए कि कोई क्या सोच रहा है हमारे काम से या क्या कह रहा है, और हम चुनाव को जीतने की कोशिश करेंगे। ये आरोप मुझे लगता है इसलिए लग रहा है अखिलेश यादव के ऊपर क्योंकि वो हमेशा विकास की बात करते हैं। अब आपने कहा कि वो जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म के लिए तो काम करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, इसमें बुरा क्या है? अब इसमें सवाल फिर ये उठता है कि इसका मतलब अगर अयोध्या में राम मंदिर बने, मथुरा में मंदिर की बात होती है, काशी की अगर बात होती है, तो फिर वो भी तो ऊपर वाला ही करवा रहा है। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया कि कुछ काम ऊपर वाला करवाता है, तो अगर अयोध्या का मंदिर बना वो भी ऊपर वाले ने बनवाया, काशी मथुरा में बात हो रही है, ज्ञानवापी के सर्वे की बात हो रही है, संभल के मस्जिद की अगर बात हो रही है सर्वे की, तो वो भी फिर ऊपर वाला करवा रहा है। देखिए, मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारी सोच है, क्योंकि यकीनन इस बात को हमें मानना पड़ेगा। राजनीति पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बात होती तो मैं ये ज़रूर कह सकता था कि बहुत सारे धर्म के अलग अलग लोगों की राय एक चीज़ हो सकती है। जहाँ धार्मिक मसला होता है हम देखते हैं कि लोगों की राय डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों के अंदर यकीनन एक सी चीज़ होगी। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा मज़हब तो कभी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी दूसरे धार्मिक स्थल को नुकसान पहुँचा करके वहाँ पे अपनी इबादतगाह बनाएं। यह धार्मिक स्थल तो बहुत दूर की बात है, आप किसी के घर पे या खाली पड़ी ज़मीन पे ज़बरदस्ती आप अपना धार्मिक स्थल बनाएं। मेरा मज़हब इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त कभी नहीं देता। इस चीज़ की मुझे मालूमात तो मैं कह रहा हूँ, और जहाँ तक मैं अपने सोच के हिसाब से कहूँ कि कोई भी शायद ऐसा धर्म नहीं होगा जिसके मज़हब के अंदर ये कहा जाता हो कि आप दूसरे के धार्मिक स्थल पर अपनी धार्मिक स्थल को बनाओ। ठीक बात। तो उसी तरह से, और जहाँ हम सोचते हैं, हमारा ये होता है कि हालात जो बनते हैं वो, जैसा आपने कहा कि ऊपर वाले की तरफ से ही वो कोई चीज़ ऐसे होती है, हम जो चीज़ हालात बनते हैं वो अल्लाह ही, हमारे मज़हब के हिसाब से कि अल्लाह के द्वारा ही कोई चीज़ होती है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने हमें अक्ल दी है। मिसाल के तौर पे अब हम खाली भूखा शेर है, उसके सामने आके खड़े हो जाए और हम कहें कि ये तो अल्लाह करा रहा है हमसे, तो अल्लाह ये नहीं कह रहा कि आप 10 मंजिला छत पे चढ़ो और कूद जाओ, कहो कि अल्लाह करा रहा है। आपको एक दिमाग दिया है अल्लाह ने, उससे आप सोच करके वो फ़ैसला लीजिए कि कौन सी चीज़ आपके और समाज के हक़ में बेहतर है। और काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपस में विवाद नहीं हो। अगर आपका मज़हब है, मज़हब को आप अपने भाई मुस्लिम मज़हब से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं अपने मज़हब के बारे में बता सकता हूँ। कोई दूसरे उसके बारे में हो तो वो बता सकता है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि हमारे देश की खूबसूरती, जो कि खूबसूरती है कि अनेक धर्म होते के बावजूद भी एकता कायम है, उस एकता को बार बार जो तोड़ने का प्रयास किया जाता है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मेरी सोच ये है कि मैं जिस परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब को काफ़ी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और जो नहीं जानते थे सही तरह से, तो इसलिए वो उनके बारे में सही तरह से समझ नहीं सकते। यकीनन उनका नाम एक हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर एक बड़ा नाम अल्लाह के करम से रहा है, और उन्होंने जो सियासत की है बहुत ईमानदारी के साथ में और असल वाली खिदमत की है। मैं अगर हिंदी में वर्ड कहूँ तो जस्ट लाइक तपस्या की है, क्योंकि उनका मकसद जो था मैं उनसे सुनता था, और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि मैंने अपने दादा मोहतरम बर्क साहब से ट्रेनिंग ली, और आज जो मैं काम कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए किस तरह से मैं अपनी जो खूबी है, जो मेरे संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम ने, मेरे मतदाताओं ने अपने कीमती वोट से मुझे इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाया है, तो मैं उनके काम आ सकूं, सही तरह से उनकी खदमात को अंजाम दे सकूं। तो मतलब हमारा मकसद ये है कि धर्म के नाम पर आपस में लोगों को किसी विशेष पार्टी के द्वारा बांटना नहीं चाहिए,
बल्कि लोगों के हित की बात करनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर मंदिर बनवा रहे हैं तो वो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, और अगर कोर्ट के आदेश के बाद अगर कहीं सर्वे हो रहा है या कोर्ट के आदेश के बाद अगर अयोध्या में मंदिर बना, तो फिर आपका ये कहना है कि उससे धर्म बंट रहे हैं, अलग अलग नफरत फैल दोनों रही चीज़ें है? पे मैं आपका जवाब दूंगा। आप ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि अयोध्या की बात आप ले लें, आप देखें क्या इससे पहले कभी आपने देखा होगा देश की अदालत में, देखिए देश की अदालत का कि किसी फैसले से मैं खुश हूँ या ना खुश हूँ, ये मेरा अधिकार है। कभी आपने देखा है कि आस्था के आधार पर कभी फैसला होते हुए देखा है? लेकिन ऐसा हुआ बाबरी मस्जिद के हमारे उसमें उस टाइप का फैसला दिया गया, और हम ये चाहते थे कि इसके अंदर जो मुद्दा था उनका अपना, जिस चीज़ पे हम सम्मान माननीय, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या हमारी निचली अदालतें हों, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन ये हमारा अधिकार है कि अगर कोई फ़ैसला सही नहीं आए तो हम उससे अपनी खुशी या नाखुशी को जाहिर कर सकते हैं। तो इसलिए उसके अंदर आस्था की झलक दिखी, जो कि हमें वो चीज़ नहीं थी। अब उसके ख़िलाफ़ हम कहाँ जा सकते थे? तो इसलिए हम उस फैसले से नाखुश हैं। तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना, भावनाओं के आधार पर बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ का चीज़ जो है, और मैं ही नहीं कहता, बहुत सारे ज़्यादातर लोगों का ये मानना है, मैं तो कहता हूँ बल्कि मुसलमान नहीं, हिंदू समाज के भी जो सेकुलर लोग हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं। आज आपने खाई इतनी पैदा कर रहे हो हिंदू मुस्लिम के बीच में, देश कहाँ जा रहा है? अगर आप बीच में रोज़ अपनी राजनीतिक रोटियां इस बिना पे सेकते रहें कि लोगों को बांट करके आप अपनी कुर्सी को कायम रखें, तो ये कहाँ से आपके देश के प्रति वफादारी हो सकती है? देश के प्रति वफादारी तो तब होगी जब आप सबको एक माला के अंदर पिरो कर के रखें, जो एक जैसे एक बगीचा होता है, उसके अंदर तमाम फूल होते हैं, उनको आप रखें सही उस तरीके से सब एक साथ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहाँ तक संभल जामा मस्जिद का मसला है, अदालत के अंदर केस पड़ा, सेम डे। अगर आप इजाजत दें तो क्या हम संभल वाले मामले में बाद में चर्चा करें? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं जी आपने क्वेश्चन किया इसलिए मैं जवाब दे रहा था। नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है न सिर्फ मैं, मेरे सारे व्यूअर भी आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि संभल में क्या हुआ, क्यों हुआ। एक पक्ष की बात तो बहुत पहुंची है, ऐसा मेरा भी मानना है, लेकिन दोनों पक्षों की बात पहुंचे और आपके मुंह से खुद पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं डिटेल में, तफसील से आप पे चर्चा करने वाली हूँ संभल के ऊपर, लेकिन क्योंकि मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम हालिया जो मामले हैं उन पर पहले आपसे चर्चा करना चाहते हैं। अभी आपका जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है मुरादाबाद वाला, उसके लिए ये कहा गया कि ये जो है वो इसका जो आवंटन है वो हम निरस्त करते हैं। अब इसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान दिया गया कि अगर हमारे दफ्तर को गिराया गया तो जिस बुलडोज़र से गिराया गया है उसी को ढूंढकर जब हमारी सरकार बनेगी तो आपके जितने भी स्मारक हैं उन्हें हम गिराएंगे। क्या इसका अर्थ ये निकाला जाए कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव बदले की राजनीति की बात कर रहे हैं? आपने जो सवाल किया मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। बदले की राजनीति का आज कौन काम कर रहा है, सत्ता में कौन है? हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार, देखिए मैं इस बात को दोहराऊंगा कि जो ज़्यादती हो रही है वो सारे धर्म और बिरादरी के लोगों के साथ में हो रही है, लेकिन कुछ कम्युनिटी को ख़ास टारगेट कर करके, चाहे हमारे ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के जो लोग हैं या जो ओबीसी के लोग हैं, उनको टारगेट करके जिस तरह से उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, उनकी दुकान पर, मार्केट पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, कब्रिस्तानों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, मदरसों तक को, धार्मिक स्थल को नहीं छोड़ा जा रहा, तो ये कौन सी बदले की भावना है? आप समाजवादी की सरकार में बताइए कब बदले की भावना से काम किया? अब आप उस हद तक करते करते, टारगेट करते करते, जबकि ये चीज़ कतई नहीं होनी चाहिए थी, आप पार्टी के कार्यालयों पर भी आ गए बुलडोज़र चलाने के लिए, तो क्या मतलब बनता है? मतलब हमारा माननीय राष्ट्रपति अखिलेश जी ने जो कहा है उस चीज़ को करा नहीं है। उन्होंने फ़िलहाल ये अल्फाज कहे हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो कल को फिर हम भी इस काम करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आप, उनका मकसद है कि ये चीज़ रुक जाए और चीज़ नहीं हो, क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कानून को अपना काम करना चाहिए। संवैधानिक हमारी एक प्रक्रिया है, उसके तहत कार्य होना चाहिए।
क्या सज़ा देने का काम सरकार है और पुलिस प्रशासन ही करने लगेगा तो फिर न्यायपालिका का क्या काम रहेगा हमारे प्रदेश और देश के अंदर। अगर कहीं कोई कुछ गलत कर रहा है, आप उसके खिलाफ नोटिस दे सकते हो, रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो, अपनी इंक्वायरी कर सकते हो, उसके बाद में अपनी चार्जशीट दाखिल कर सकते हो। कोर्ट उसमें केस चलेगा, देखेगा कि अगर सही है तो सज़ा देगा, नहीं है तो अपना बरी करेगा। लेकिन जिस तरह से बुलडोज़र की एक प्रथा लगातार हमारे प्रदेश से शुरू होकर के और देश के दूसरे कुछ राज्यों के अंदर भी इस प्रकार से चल रहा है, ये गलत है। इस मामले में तो लेकिन आपका जो दफ्तर है मुरादाबाद का, उसमें तो बुलडोज़र की कोई बात ही नहीं थी। उसमें तो सिर्फ जो आपका ऑफिस था उसका आवंटन निरस्त किया गया था और ये कहा था कि जी आप खाली कर दीजिए इसको। यहाँ तो बुलडोज़र की बात ही नहीं थी। अखिलेश यादव खुद बीच में बुलडोज़र का मामला लेके आए। कई मर्तबा उन्हें ये कहते हुए सुना गया है कि जो अधिकारी ये सारे काम कर रहे हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तब हम देख लेंगे, तब हम बताएंगे। इसलिए मेरा ये सवाल है कि क्या बार बार इस तरह के बयान देकर अखिलेश यादव अभी से ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आई तो बदले की राजनीति होगी? बदले की राजनीति ना समाजवादी पार्टी ने कभी है, ना करना चाहती है। लेकिन बदले की राजनीति नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ, जब हमारी सरकार बदलेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, अगर हमारी जनता पर अगर जुल्म ज़्यादती में सारी पूरी सरकार को या पूरे सारे अधिकारी को एक खाने में नहीं रख रहा, चंद जो भी लोग हैं अगर जो हमारे मुस्लिम लोगों पर टारगेट करके या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चाहे वो किसी भी धर्म बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, उसको टारगेट करके अगर जुल्म ज़्यादती करेंगे तो यकीनन बाद में उसके बाद में उन लोगों के ख़िलाफ़ दोबारा इंक्वायरी करा करके अगर गलत होगा तो उनको सज़ा दी जाएगी और मिलनी चाहिए भी। आप लेकिन ये मान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर मुस्लिम समुदाय को खास करके टारगेट किया जा रहा है? मैं नहीं मानना, पूरा देश मानना है और दुनिया मानना ही है। आपने देखा होगा दूसरे मुल्कों से भी, अब फिर बात वही आ जाएगी कि हम दूसरे मुल्कों पर ये भरोसा कर रहे हैं, हम अपने देश पे भरोसा करते हैं। लेकिन यकीनन जब चीज़ सामने आती है तो अफसोस होता है कि हमारे देश के हालात को देखते हुए दूसरे लोग भी ट्वीट करके मतलब उसका अपना विरोध जताते हैं। जो चीज़ ज़्यादती हो रही है, और ज़्यादती कैसे नहीं छुपती, अब एक चीज़ की, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हद होती है। जब आप लिमिट क्रॉस करोगे तो यकीनन उसके परिणाम जो है फिर नुकसानदेह तो होते हैं। मैं अपने व्यूवर्स से भी कहूँगी कि पहली बार बर्ग साहब हमारे स्टूडियो में आए हैं, आप उनका पहला पॉडकास्ट देख रहे हैं तो पहले तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए पॉडकास्ट को, उनकी बात दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए। और आपका भी अगर ये मानना है कि एक ख़ास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप हमें आपकी जो भी राय है इसके बारे में वो ज़रूर बताइए। अब एक चीज़ मैं बहुत दिल से समझना चाहती हूँ एक महिला होने के नाते, कि क्या मस्जिद में जाने का महिलाओं के लिए कोई ड्रेस कोड होता है क्या? देखिए, जो हमारी मस्जिद है, अगर आप देखें तो मस्जिद में इबादत करने के लिए हमारे यहाँ जैसे जो इंडिया के हिंदुस्तान के अंदर हैं, मस्जिद में सिर्फ जेंट्स पुरुष जाते हैं इबादत के लिए। दूसरी जगह जो मसाजिद हैं दूसरे मुल्कों के अंदर हैं, वहाँ लेडीज़ के लिए भी नमाज का इंतज़ामात होते हैं। और जब हम हज करने जाते हैं हरम शरीफ में तो वहाँ पर जेंट्स लेडीज़ नमाज सब लोग पढ़ते हैं। रही बात हाँ ड्रेस कोड का, हम ये कह सकते हैं कि अगर नमाज में कि अगर मस्जिद के अंदर आप जाएं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल वो होती है कि वहाँ पे बेहुरमती उस चीज़ की नहीं हो कि आप जो है, अगर मैं लेडीज़ की तो बात छोड़िए, अगर मैं जेंट्स ही हूँ अगर मैं भी जाऊँ तो मस्जिद में इस चीज़ का एहतराम कि बेहुरमती नहीं हो, इस चीज़ का ख्याल रखूँ कि मैं ऊंची आवाज़ में वहाँ नहीं बोलूँ। क्या ना हो, आपने शब्द कहा बेहुरमती, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कह सकते हैं उसके लिए बेइज्जती या कोई उसके परंपरा के जो चीज़ है वो खिलाफ कोई बात नहीं हो, ऊंची आवाज़ में हम नहीं बोलें, हंसी मजाक हम मस्जिद के अंदर नहीं करें। अब मस्जिद में जैसे लेडीज़ के लिए आपने कहा, मैं समझ रहा हूँ आप जहाँ पे क्वेश्चन करना चाहती हैं, वहाँ के आप वहाँ पे सर ढक करके उस जगह आप जाएं, ये चीज़ का ख्याल रहता है जेंट्स और लेडीज़, लेकिन दोनों के लिए वो चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ कि महिलाओं के लिए कोई शर्त है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आपने मुझे 3 अलग अलग जगह का बताया कि अगर जाए तो क्या ड्रेस कोड हो सकता है, ये नहीं है। ये संसद भवन के सामने वाली जो मस्जिद है जहाँ अखिलेश यादव गए थे, डिम्पल यादव गई थी, आप भी उसमें शामिल थे, वो फ़ोटो बहुत वायरल हुई, वो कौन सी वाली मस्जिद है? उसमें महिलाएं जा सकती हैं? देखिए, मस्जिद की कोई एक ख़ास चीज़ नहीं है कि मस्जिद के अंदर किस मस्जिद के अंदर जा सकती हैं किस में नहीं जा सकती। अल्लाह का घर है और मस्जिद के अंदर
आदमी औरत दोनों जा सकते हैं वो। और नमाज का मस्जिद में मतलब एक तो ये होता है, मैंने बताया, दूसरी जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज के लिए अदायगी होती है उस जगह, बाहर दूसरे मुल्कों में इंतज़ामात होते हैं। अब जैसे हमारी जामा मस्जिद है यहीं दिल्ली के अंदर, आप देखते हैं कि सभी लोग एज ए विजिटर के लिए जाते हैं वहाँ पर। हाँ। तो वो भी जो जगह है किसी भी मस्जिद के अंदर जा सकते हैं आप अदब के दायरे में रह करके, और उसकी देख सकते हैं उसके अंदर के मतलब वो किस तरह से बनी है, उसकी क्या खासियत है, क्या उसका इतिहास रहा है, वो सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। संसद भवन के सामने वाली जो मस्जिद है वहाँ भी महिलाएं जा सकती हैं हाँ, देखने कोई ऐसा के कहीं कोई ऐसी लिए पाबंदी अगर नहीं। जाना हो। हाँ। अब वो जो फोटो था जिसके ऊपर बहुत बवाल हुआ और डिम्पल यादव के कपड़े को लेकर के टिप्पणी की गई, एक महिला होने के नाते मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि डिम्पल यादव जितनी सभ्यता के साथ भारतीय संस्कृति को जितना संजोए हुए हमेशा रहती हैं, उनके अंदर वो झलक दिखाई देती है, वो बहुत मुझे लगता है सम्माननीय है, उसकी बहुत कद्र की जानी चाहिए, प्रशंसा हमेशा की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी जब डिम्पल यादव पहुंचती हैं मस्जिद के अंदर, वीडियो वायरल होता है, तो मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि उनका पेट दिखाई दे रहा था, उनकी पीठ दिखाई दे रही थी, और आरोप ये लगा कि क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक नाराज़ ना हो जाए इसलिए अखिलेश यादव मौन हैं, चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव के ऊपर भी टिप्पणी हो रही है, फिर भी वो खामोश हैं। पहले तो आपका स्टेक इसके ऊपर। देखिए, जहाँ तक माननीय डिम्पल जी का आपने बात रखी कि जब गई थी माननीय सांसद डिम्पल यादव जी माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के साथ में, तो मैं भी साथ में मौजूद था। पहले तो आप जानते हैं कि दुष्प्रचार ये किया गया कि उन्होंने बैठक की मस्जिद के अंदर। क्या हो सकता है बीजेपी के लोगों को ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी के सांसदों के पास में दिल्ली के अंदर घर नहीं है, वो वहाँ बैठक नहीं कर सकते, संसद के अंदर नहीं कर सकते, पार्टी कार्यालय में नहीं कर सकते। देखिए, मस्जिद है, मस्जिद की मैंने जब कहा कि ख़ुद उसके एहतराम की हमें ज़रूरत है, वहाँ पे मीटिंग का हम मतलब ही नहीं बनता कि हम वहाँ पर रह करके मीटिंग की सोच भी सकें। एक तो आपने ये सवाल नहीं किया था, लेकिन मैं खुद ही जवाब दे रहा हूँ क्योंकि उन लोगों ने दुष्प्रचार किया था। और माननीय सांसद डिम्पल यादव जी जब गई थी, यकीनन मैंने कहा देखिए दोनों के लिए शराइत हैं एहतराम करने के मसाजिद के। तो उन्होंने कपड़े जो थी, देखिए सबका पहनावा अलग अलग होता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट उन्होंने कोशिश करके अपने सर को भी वहाँ पर ढक रखा था। लेकिन इत्तेफाक है कि उस जगह पर उनका दुपट्टा सर से हट गया और जो फ़ोटो है वो चीज़ वो वायरल हो गई। तो उस चीज़ को मुद्दा बनाया और दूसरे रंग देने का प्रयास किया गया, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि सब लोग अब जागरूक हैं, समझ सकते हैं। और जहाँ तक माननीय अखिलेश जी के आपने कहा कि खामोशी का सवाल है, अब कुछ लोग तो कह रहे हैं, मतलब उनको मैंने कहा ना, हर चीज़ में अगर कुछ ये करो तो बोलना है, नहीं करो तो बोलना है। अखिलेश जी खामोश रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि ऐसे किसी व्यक्ति का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो और उनका देखिए इतिहास भी आपको मालूम है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये देख सकती हैं अभी भी गूगल पे कहीं जा कर के उनके बारे में। तो उन्होंने एक जो अल्फाज कहे वो एक महिलाओं के सम्मान के भी ख़िलाफ़ था। ये सिर्फ काम, मैं फिर वही बात कहूँगा, कानून और हमारा तो ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के ख़िलाफ़ अपशब्द कहें, और ये कानून संविधान के साथ साथ हमारा मज़हब भी इजाज़त नहीं देता आप किसी महिला के ख़िलाफ़ अपमान अल्फाज कहें और उनको आप अपमानित करें। ठीक बात। तो वो चीज़ गलत थी। अब कुछ लोगों ने उस टाइम स्टूडियो में जाकर आपने देखा होगा उन पर हाथ चलाया, तो कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि देखो अखिलेश यादव जी ने उनको पिटवा दिया। तो किसकी बात को माने हम, कि खामोशी को माने या पिटवाने को माने? अखिलेश जी का उसके अंदर रोल, अखिलेश एक महिला होने के नाते पूछा बिल्कुल, है बिल्कुल, कि मैं वेस्टर्न ड्रेस में इस समय हूँ, कोई चाहे तो मेरे पहनावे पे टिप्पणी कर सकता है, लेकिन एक महिला जो हमेशा साड़ी में रहती है, जो हमेशा, जो साड़ी तो भारतीय संस्कृति का ही प्रतीक है ना, जिसने हमेशा उसे कैरी किया। और इस देश में तो आपको पता है रामायण महाभारत का युद्ध इसी बात पर हुआ है कि पत्नी को कुछ कह दिया। भगवान राम और रावण के युद्ध को अगर आपने सुना होगा तो वो माँ सीता के सम्मान के ही लिए था। तो ऐसे में बीइंग अ वुमेन भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि अखिलेश यादव को, वो भी तब जबकि आप खुद कह रहे हैं कि जिन्होंने टिप्पणी की वो वैसे तो कोई औचित्य है नहीं उनका, ना उनका कोई स्तर है, ना कोई ओहदा है। पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से FIR लॉन्च कराई जा चुकी थी,
तो उसके अंदर जो हम कानून पे विश्वास रखते हैं, हम अपना वैसा दखल नहीं करते कि हम अपने आप खुद काम कोई इस प्रकार का कदम उठाते। अखिलेश जी ने कुछ नहीं बोला, ये अच्छा किया। अगर वो कुछ बोलते तो बात और ज़्यादा बढ़ सकती थी। वक्त की और हालात को, नज़ाकत को देखते हुए वो खामोश रहे और जो कानूनी कार्रवाई होनी थी वो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई और उस पर यकीन रखा कि जब ये प्रक्रिया चलेगी तो उनको सज़ा मिलेगी उसके तहत जो उन्होंने गलत अल्फाज बोले हैं। तो लेकिन ये है कि कुछ लोगों ने यह चीज़ कही कि वो नहीं बोले। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको खिलाफ रिपोर्ट ही तो दर्ज करेंगे हम, और क्या करेंगे ये बताएं इस उसके अंदर जो है। लेकिन अफसोस है कि उसको रंग जो है बस वो देने का प्रयास किया गया कि देखिए कि ये मुसलमान के वोट नाराज़ नहीं हो जाएं इसलिए नहीं बोल रहा है। अगर मैं समझता हूँ वो व्यक्ति मुस्लिम नहीं होकर के कोई दूसरे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता होता, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी का यही रोल रहता जो कि अब रहा है। ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि अखिलेश यादव जी के तो आपसे बहुत अच्छे संबंध हैं, वो युवा नेताओं को तो वैसे ही आगे बढ़ाने का बहुत काम कर रहे हैं। मुझे देखिए खुशी है कि माननीय मेरी पार्टी के माननीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी दादा मोहतरम बख्श साहब का तो बेपनाह सम्मान करते थे, क्योंकि वो बुज़ुर्ग भी थे, एक सीनियर दादाजी मेरे बेपनाह सीनियर लीडर थे। मेरी अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और अभी सीनियरिटी भी नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वो मुझे मैं उनकी पार्टी का सांसद हूँ, एक पार्टी का सिपाही हूँ और वो मुझे एक भाई की तरह मानते हैं। मुझे इस चीज़ का बड़ी खुशी है, जो मुझे इज़्ज़त से देते हैं। तो मैं यकीनन इसके कदर करता हूँ इस बात की। आप लोग जब ऐसे पार्टी मीटिंग कर रहे होते हैं, सब आप लोग बैठे होते हैं, अखिलेश यादव जी भी होते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है कि वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ नहीं सुन सकते, उनकी बड़ाई कोई कर दे तो अखिलेश यादव जी को गुस्सा आ जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, है ऐसा कुछ? मैंने पहले ही आपसे कहा था शुरू में कि मैं भी और हमारी पार्टी के नेता अखिलेश जी भी पॉजिटिव सोच रखते हैं। हम किसी के ख़िलाफ़ कोई गलत बोलने का मतलब ही नहीं बनता। अगर कोई आदमी इस लायक होगा कि तारीफ़ की बात आएगी तो चाहे हमारा विपक्ष का या पक्ष का ज़रूर होगी, लेकिन कभी हमारी पार्टी में तो कभी तारीफ़ की कोई बात ऐसी आई नहीं। अच्छा। जो वो उसको मना करते। हाँ, नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पूजा पाल ने आके सार्वजनिक मंच से ये बात कही कि क्योंकि मैंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ़ कर दी थी इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। देखिए, ये तो आपने बहुत से देखा होगा, हर पार्टी का एक संविधान होता है। हर पार्टी का जो बायलॉज जो संविधान होता है वो उसकी एक नीति पे पार्टी के उसको चलना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई चुनाव है तो आप चुनाव में आप उनको वोट देंगे जो पार्टी के कैंडिडेट हैं फॉर राज्यसभा के अंदर या उसके अंदर। कोई बिल पास हो रहा है तो पार्टी के आपको साथ देना होगा। तो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भी और पार्टी के दूसरे विधायकों ने भी पार्टी को कि जब राज्यसभा का इलेक्शन था पार्टी की गतिविधि उसके ख़िलाफ़ संलिप्त रहे और दूसरी पार्टी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया। लेकिन हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने प्रयास किया कि शायद ये मान जाएं और सही ट्रैक पर आ जाएं। काफ़ी लंबे समय दिया। लोकसभा का इलेक्शन आया तो उसमें भी उन्होंने पहले वार्निंग दी गई थी। वार्निंग दी है तब भी उन्होंने ट्रैक पर नहीं आए। जब बार बार वार्निंग देने के बाद में भी आप नहीं कर रहे हो तो फिर उसके बाद में तो फिर अगर कदम नहीं उठाएंगे तो फिर पार्टी के अंदर अनुशासनता कैसे बच पाएगी। पहले ऑलरेडी इन लोगों का आप हिस्ट्री, आप इतिहास देखेंगे, पार्टी के ख़िलाफ़ ये काम कर चुके हैं जो मैंने बताया। बाद में मजबूर होकर माननीय अखिलेश जी ने फिर फैसला लिया और जाहिर सी बात है, मैं समझता हूँ दूसरी पार्टी होती तो कब का पार्टी से निष्कासित कर दिया होता। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने फिर भी बहुत समय दिया उनको कि शायद कि पार्टी की उसमें शामिल हो जाएं, सही से काम करें। बाद में आकर के एक्शन लिया है। एक इंटरव्यू में पूजा पाल की तरफ से ये भी कहा गया कि अतीक अहमद का नाम विधानसभा में उन्होंने ले लिया था। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि उनका मुस्लिम वोट बैंक उनसे नाराज़ हो जाए, ये भी एक वजह थी पार्टी से निकाले जाने की। अब जब पार्टी से अलग हुई हैं तो बहुत सारी बातें कहेंगी ही, क्योंकि शायद जैसा मेरी जानकारी में आया है दूसरी तरफ से उनको काफ़ी कुछ चीज़ें ऑफ़र हुई हैं जिसके तहत अपना इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। मुझे एक चीज़ आप और समझाइए, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूवर्स भी ये समझ पाएँ कि जैसे बीजेपी के ऊपर हमेशा हिंदुत्ववादी राजनीति और हिंदुओं के लिए काम करने वाली पार्टी ये कहा जाता है, आप
बेशक मानेंगे इसे, अभी तक के ही आपके जवाबों से ये चीज़ क्लियर हो रही है। वैसे क्यों समाजवादी पार्टी के ऊपर हमेशा से आरोप लगा MY समीकरण का, मुस्लिम राजनीति का, पूजा पाल की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं, ये ठप्पा कैसे लगा? जैसे बीजेपी पे ठप्पा लगा, अब वो माने या ना माने, वो भले कहें सबका साथ सबका विकास, लेकिन ठप्पा तो है। तो वैसे ही आप माने या ना माने, लेकिन ये जो ठप्पा लगा हुआ है ये क्यों है? देखिए, जब पार्टी की शुरुआत हुई थी, हमें ये देखना पड़ेगा कि ठप्पा लगने के लिए हमें उस चीज़ के इतिहास में जाना पड़ेगा। पार्टी की शुरुआत में बनाने में किन लोगों का क्या रोल रहा था। अगर हम कोई कॉलेज बनाते हैं तो जब उसका जो ट्रस्टी होते हैं तो वो हमेशा कायम रहते हैं और उनका नाम रहता है कि उन्होंने ये कॉलेज बनाया है। तो पार्टी को बनाने वालों में जो थे, ख़ास तौर से उस समय हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और उनके साथ साथ जैसे दादा मोहतरम बर्क साहब भी एक बड़ा चेहरा उसमें रहे पार्टी की जब बनाई गई थी। और भी बहुत सारे यादव समाज, मुस्लिम समाज के और OBC के नेता थे। तो इस वजह से उसके अंदर ये चीज़ रही कि मुसलमान और यादव लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर बनाई है। लेकिन हमें पता है कि चाहे प्रदेश की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, उसके अंदर हमें जो है ना सभी धर्म और बिरादरी को लेकर के चलना पड़ेगा। ये हमारा, मैं समझता हूँ कोई पार्टी की ऐसी नहीं होगी जिसका संविधान ये कहता हो कि सिर्फ आप एक उसको लेकर चलो। वो अलग बात है कि आजकल कुछ पार्टियाँ जो हैं इस चीज़ पे, प्लेटफॉर्म पे नहीं चल रही, तो उस वजह से ये ठप्पा ज़रूर लग सकता है। अदरवाइज़ अगर आज हम देखें तो समाजवादी पार्टी के अंदर मुस्लिम यादव के अलावा मेरे ख्याल से कोई ऐसी बिरादरी नहीं होगी किसी धर्म या बिरादरी के अंदर जो कि समाजवादी पार्टी के संगठन में और कार्यकर्ता के रूप में जो काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं वक्फ संशोधन के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लूँ, तो वक्फ संशोधन बिल के ऊपर कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया है, आप मानते हैं वो बड़ी जीत है आप लोगों की? देखिए, बड़ी जीत तो नहीं कहता, जीत है। और हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला, अंतरिम फैसला दिया है। लेकिन हमारी मांग तो शुरू से लेकर के अभी तक है और आगे तक भी रहेगी कि वो अधिनियम पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। जो कानून सरकार ज़बरदस्ती, जल्दबाजी में हमारे समाज को पर थोपना चाहती है और उसके मकसद कुछ दूसरा है, हमारे समाज का फ़ायदे का नहीं है, और ज़बरदस्ती उसको लागू कर करके जो हमारी प्रॉपर्टी हैं उस पर उसकी नज़र है। मैं कहता हूँ कि वो प्रॉपर्टी, देखिए, कोई सरकार ने दान नहीं की है हमारे मुस्लिम कम्युनिटी को, वो हमारे मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने ही, पूर्वजों ने, बुज़ुर्गों ने वो उसके हित के लिए हैं, मज़हब धर्म के हित के लिए उन्होंने वो अल्लाह के नाम पे दान की हैं। तो जब वो की हैं तो उसका मैनेजमेंट करने का अधिकार उनको ही तो होगा। भाई, सरकार की अगर प्रॉपर्टी है, सरकार उस पर अपना वो करे, उसके में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अब सरकार कह रही है कि नहीं, हमने जो बनाया, हमारा मकसद ये है कि मुसलमान उसको अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये बताइए कि हम कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए ये बेहतर है, आप कह रहे हो नहीं वो बेहतर है। मिसाल के तौर पे किसी व्यक्ति को भूख लग रही है, उसको कहना है, उसको ज़रूरत है खाने की, और सरकार कह रही है नहीं तुम पानी पियो, तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पानी पीना है। जैसे कि मसलहतन 3 कानून जो किसानों के लिए लेकर आए, साल भर से ज़्यादा हमारे किसान भाई पूरे देश के अंदर हर धर्म बिरादरी के लोग सड़कों पर रहे, एक लंबा आंदोलन चला, आखिर में अल्लाह का शुक्र है उन्हें जीत मिली। मगर कितनी मशक्क़त, मेहनत और कितनी कुर्बानियों के बाद 700 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। वक्फ बाय यूज़र है, आप उसको देखिए, मतलब कितना बड़ा मुद्दा है। कहाँ से लेकर के आएंगे पेपर वगैरह, कहाँ से कैसे होगा? आप ज़बरदस्ती इस प्रकार के उसको, आप या तो ये चाहते हो कि मुस्लिम, इस देश का मुस्लिम तरक्की नहीं कर पाए, वो इसी कामों में लग जाए कि ये साबित करता फिर है कि लो साहब हमारे ये पेपर ढूंढता फिर रहा है कि वो अपनी उस चीज़ को बचाने के लिए वो अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाए, अपने बच्चों की कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए, अपने मुस्तकबिल पे, अपने घर पे ध्यान नहीं दे पाए। वो बस ये ढूंढता फिर है कि साहब हमारी मस्जिद के पेपर वहाँ रह गए हैं, एक यहाँ है एक वहाँ है। या तो आप उसको इस काम पे ही लगाना चाहते हो, आपके दिल में वो सब नहीं। और दूसरा आपका मकसद हित यही है कि आपको मालूम है कि इस चीज़ से हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई किसी का भी भला नहीं होगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी, वो मुसलमान परेशान होगा तो उनका क्या भला है? मुझे एक बात बताइए, मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हाँ, आप इस चीज़ से उनको ये दिखाओगे कि हम उनको परेशान कर रहे हैं, बस तुम्हारी खुशी इसी में खुश रहो, मांगो हमसे कुछ मत। मैंने जब कांग्रेसी नेता इमरान मसूद जी का पॉडकास्ट किया तो मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात कही है कि वक्फ की ज़मीन के ऊपर
मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा है। अपने इलाके का उन्होंने उदाहरण दिया और ये बताया कि कैसे जो वक्फ की ज़मीन है उस पर मुस्लिमों ने दुकानें खोल रखी हैं और अतिक्रमण कर रखा है। तो आप ये कह रहे हैं कि संशोधन बिल न हिंदुओं के हक में है न मुस्लिमों के हक में है, लेकिन ये जो ज़मीन है अगर उस पर अतिक्रमण और वो भी मुसलमान ही कर रहा है तो वो भी तो फिर किसी के हक में नहीं है। 10 जनों ने अगर गलती की है, किसी ने किया, तो आप उसको चिन्हित करो, उनसे वो चीज़ कब्जे को छुड़ाओ। गलत की है तो आप उसके ऊपर वैसे कार्रवाई कर सकते हो, लीगली कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती सब लोगों को उनसे उनका हक छीन लो। हमारे लोगों का ये हक है, हमारे पूर्वजों को दी हुई ज़मीन है, हम इसको अपने हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? मतलब ही नहीं बनता। अगर सरकार इस तरह से हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपेगी तो हम कोई किसी दूसरे देश का हिस्सा नहीं है, नागरिक नहीं है, हम भी इस मुल्क के नागरिक हैं। जैसे मैंने पहले कहा है कि हम इस देश के मालिक हैं। कुछ लोगों को बड़ी चिढ़ हुई, अरे इन्होंने मालिक कैसे कह दिया इनको। अरे भाई इस देश, पूरा डायलॉग अलग था आपका। आपने सिर्फ इतना नहीं कहा है कि हम इस देश के मालिक हैं। हम इस आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा तो आप मुझे याद करा दिएगा, दिला दिएगा। अरे मैं अभी आपको याद दिलाती हूँ। मैंने लिख के रखा है, आपने कहा है हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं है। मैं खुले रूप से कह रहा हूँ कि मस्जिद थी, मस्जिद है, इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी, क़यामत तक रहेगी। मैं अभी इसलिए मैं उस पर मस्जिद पे भी टिप्पणी करता, लेकिन आपने मुझसे खुद रोक रखा है कि बाद में मस्जिद के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपने वो डायलॉग बोला ना, तो मैंने कहा इतना ही नहीं था, डायलॉग बहुत लंबा था। उसका इसका था, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी भी मस्जिद के उसको अभी शामिल कर सकता हूँ, और अगर आप कहें तो मैं बाद में भी जवाब दे सकता हूँ। खत्म करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि हम इस देश के अंदर मालिक हैं, तो मैंने कहा अच्छा ये बताइए, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो क्या मैं ये कहूँगा कि मैं जो है दुबई के अंदर जाके मैं कहूँगा कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, या मैं USA में जाके या जर्मन में या फ्रांस में वहाँ जाके कहूँगा कि मैं वहाँ का मालिक हूँ? मैं इस देश में रह रहा हूँ तो मैं यहीं तो कहूँगा यहाँ का मालिक हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं और हम मुसलमान मालिक हैं, मैं ये नहीं कह रहा। इस देश के अंदर 140 करोड़ जितने लोग हैं वो सब के सब इस देश के मालिक हैं, गुलाम नहीं हैं। भाई ये बताइए, जो जनता है यहाँ की, वो देश जो सरकार चल रही है वो देश उसकी गुलाम थोड़ी नहीं है। ये नागरिक गुलाम हो सकते हैं, मतदाता गुलाम नहीं है। मुझे ये बताइए, क्योंकि आपने जो बयान दिया था 22 नवंबर 2024 शुक्रवार का दिन, जुमे का दिन था, और नमाजियों को आपकी तरफ से संबोधित किया गया था, जिसके बाद ये कहा गया कि हिंसा भड़की। अब आप मुझे ये बताएं कि अखिलेश यादव ने भी सुना ही होगा आपके उस बयान को, वो साथ थे आपके, कुछ कहा उन्होंने, डांटा आपको कि ये तो नेशनल मीडिया में आ गया, ये तो सब हमें सुना रहे हैं? मैं फिर तीसरी बार रिमाइंड करा रहा हूँ आपको इस बात के लिए, मैं अपने इस पॉडकास्ट में, कि मेरे नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी पॉजिटिव सोच रखते हैं। मैंने पहले भी कहा था वो कि हमको ये तो कहते हैं कि जनता में बगैर किसी भेदभाव के काम करो, सब जनता का काम करो, कोई किसी भी धर्म बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, गरीब मजदूर हो, सबका काम करो और अच्छे से करो, उनके सुख दुख में शरीक रहो। लेकिन कभी भी धार्मिक मसले पर किसी काम करने के लिए हमें रोक नहीं लगाते। मुझे नहीं ये नहीं कहा कि ऐसा बोलने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी, क्यों ऐसा बयान दिया, वायरल हो गया ये। अच्छा, मैं आपसे पूछना, उनको देखिए, दूसरी पार्टी में ऐसे नेता होंगे या सोचते होंगे कि उनका कार्यकर्ता, उनका सिपाही, विधायक, सांसद बोले नहीं, आगे नहीं बढ़े, जिससे कि उनको ये महसूस नहीं हो कि ये ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहा है। अगर मैं आपको सच बात बताऊं, पॉडकास्ट में एक इंटरेस्टिंग बात आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपके सामने शेयर कर रहा हूं। मैं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ संविधान सदन से दूसरे सदन संसद की तरफ जा रहा था, नई जो पार्लियामेंट है। बीच में हमारी जो पत्रकार, हमारे सम्मानित पत्रकार वहाँ रहते ही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और रेटेड मीडिया से, एक महिला पत्रकार ने आवाज़ दी, मुझको बुलाने का प्रयास किया। अब भाई इतना मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं अपने नेता के साथ जा रहा हूँ, तो मैंने उस टाइम पर मना कर दिया कि मैं अभी नहीं कर रहा, अभी मैं नहीं बोलना चाह रहा, जिस किसी मैटर पे वो मुझसे बात करना चाहती थी। तो उन्होंने फिर आवाज़ दी। तो आप ये देखिए, हमारे नेता ने माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे खुद कहा कि नहीं आप जाइए। तो मैंने कहा देखिए अब आपके साथ हूँ, बाद में कर लो। बोले नहीं जाइए। फिर उन्होंने मुझसे बाद में कुछ देर बाद जब मैं लौट करके आया तो मुझसे फिर उन्होंने खुद बात की और पूछा, जब देर हो गई तो उन्होंने कहा कि आप अब आए हैं। बोला क्या करूं, कि फिर उसके बाद में कई लोगों ने एक एक करके ले लिया। तो उन्होंने मुझको रोका नहीं,
उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे बोले कि आप क्यों नहीं जा रहे थे, मतलब मैं आपके साथ था इसलिए, बोले नहीं नहीं, जब मौका है, आप इस लेवल पर हैं, आपको वो इस लायक समझ रहे हैं, बुला रहे हैं, तो आप जाइए और अब बात को रखिए अच्छे से, इसमें क्या हुआ है। तो उनकी आप सोच देखिए, उन्होंने देखा कि ये नहीं देखा कि उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया हो कि आप मत बोलो या वो मत करो, उन्होंने ख़ुद मुझको कह कर भेजा। तो उनकी सोच पॉजिटिव है। उनका ऐसा नहीं है कि कोई नेता अगर आगे बढ़ रहा है, उनका कार्यकर्ता या कोई भी, तो वो आगे नहीं बढ़े। नहीं, लेकिन ये तो कहते होंगे कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो तुम्हें जब पहले से ही टारगेट किया जा रहा है तो तुम और संभल के क्यों नहीं रहते हो? देख, अच्छा ये बताइए, अगर मिसाल के तौर पे अगर हक बात कहना जुर्म है, हाँ। सच बात कहना अगर गलत है, तो ये तो मैं बार बार करूँगा, हक बात को कहूँगा मैं। अगर मेरे आवाम ने, मेरे लोकसभा क्षेत्र कितनी बड़ी आवाम ने मुझे लाखों 1,26,000 वोटों से जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में बिठा दिया, मैं वहाँ पर जाकर अपने होठ सिल करके बैठ लूँ, तो मेरा वहाँ जाने का मकसद क्या रह गया? विपक्ष का काम क्या है? सरकार अगर गलत करे तो उसको आईना दिखाए, सरकार कोई चीज़ गलत बिल लेकर आए तो उस पर अपना विरोध दर्ज करे और प्रयास करे उसको रोकने के लिए। रुक नहीं सकता तो उसके अंदर जो अमेंडमेंट हो सकते हैं उसको अमेंडमेंट कराने का प्रयास करे। और पहले सरकारें समझती भी थी, बहुत सी करती भी थी उसके अंदर, लेकिन आजकल सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विपक्ष को एक तरीके से नज़रअंदाज कर करके वो कर ली थी। और हमारे संविधान की मजबूती भी यही है कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो संविधान बचेगा कहाँ पर? भाई सरकार अगर संविधान विपक्ष नहीं रहेगा मजबूती के साथ में, तो हमारा संविधान कमज़ोर हो जाएगा। ताना सरकार जो भी हो, मैं ही नहीं कह रहा बीजेपी की हो, कोई भी सरकार हो, वो ताना हो जाएगी सरकार जो है। तो इसमें माननीय अखिलेश जी ने बिल्कुल, अगर मैं कुछ गलत बात कहूँगा या करूँगा तो मुझे या कोई दूसरा भी नेता हो पार्टी का, तो वो ज़रूर रोकेंगे उसको कि गलत मत करो। लेकिन अगर सही बात के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो वो सही बात के लिए ये नहीं कहेंगे कि आप गलत मत करो, बल्कि उसमें उन्होंने सही जो समझा, जो ज़बरदस्ती या गलत कार्रवाई की गई, उन्होंने जितनी हमदर्दी कर सकते थे, साथ दे सकते थे, सही तरीके से उन्होंने लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से दिया भी। मतलब आपके उस बयान के पूरी तरह से साथ थे अखिलेश यादव। अब मुझे आप ये बताएं कि 22 नवंबर को, मैं एक बात और रुकता चलूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे अगर माननीय अखिलेश जी उस बयान के साथ थे मेरे, तो आप उस बयान को एक बार आपसे भी मैं कहूँगा आप पूरा सुनिएगा ज़रूर। उस बयान को आपने हो सकता है सुना होगा या हो सकता है सुना हो तो पूरा नहीं सुना हो। आप पूरा जब सुनेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक ये नहीं नज़र आएगा कि मैंने आपस में धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया। मैं तो क्या मान रही हूँ उससे बदल भी क्या जाएगा बर्ग साहब, मैं तो सीधी बात कह रही हूँ। ठीक है। मैं तो जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं वो आप ही की ज़बानी लोगों तक पहुँचे, इस कोशिश में बिल्कुल। लेकिन मैं भी ये चाहता हूँ कि आप भी और आपके चैनल के माध्यम से, मतलब सॉरी, जो भी मतलब जो पॉडकास्ट चल रहा है, जो आपके व्यूवर्स हैं वो सब लोग देखें भी उस बयान को मेरे, कि मैंने जो उस टाइम कहा था उसके अंदर गलत क्या है और सही क्या है। उसके अंदर मैंने अगर अपने धर्म की बात की थी और मस्जिद के लिए अगर आवाज़ उठाई थी तो गलत नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाऊंगा मैं, आप बताइए। मैं एक अपने मज़हब को रिप्रेजेंट करता हूँ और वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा थोड़ी हो रहा था। ज़बरदस्ती बनाने का प्रयास किया गया उसको, सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने उसको कोशिश की गई कि किस तरह से उसको वो करें। तो गलत चीज़ के लिए मैं कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करूं कि गलत चीज़ मेरे अपने क्षेत्र के अंदर गलत चीज़ को वो करा जाए। ठीक है भाई, मैं सरकार नहीं हूँ, मैं चीज़ों को अपने आदेश से बदल नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये है कि जो चीज़ गलत होगी तो उस चीज़ के लिए मैं खामोश नहीं रह सकता। 22 नवंबर को आपका बयान आता है, 24 नवंबर को हिंसा होती है। 24 नवंबर को जब संभल में हिंसा हुई, उस दिन ज़ियाउर रहमान बर्ग साहब कहाँ थे? जब हिंसा हुई, जब हालात ऐसे हुए तो मैं बेंगलोर में गया हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक थी, उसके अंदर मैंने शिरकत करने के लिए गया हुआ था। और ऑलरेडी वो इनविटेशन मेरा 15 दिन पुराना था और मुझे बल्कि जाना और एक दिन पहले था, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्शन उपचुनाव हुआ था तो उसकी काउंटिंग के सिलसिले में पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश थे, मुझे एक दिन लेट जाना पड़ा, संभल से एक दिन रुकना पड़ा। 24 में मतलब मैं बेंगलोर था। ये आपके लिए अच्छा हुआ, आप मानते हैं? सौभाग्यशाली आप थे कि उस दिन आप नहीं थे वहाँ पे? नहीं था तो ये आरोप लगा दिया गया कि हिंसा को मैंने कराया। अगर मैं होता तो फिर तो पता नहीं इससे बढ़ चढ़ करके और क्या कह सकते थे, आप अंदाज़ा ला सकते हैं। अच्छा, आप ये सोचिए ज़रा, जिस दिन पहला सर्वे होता है 19 तारीख में,
मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और जब सर्वे हुआ और सारी चीज़ें सही से हो गई, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। 22 तारीख में जुमे के दिन हमारे मुसलमान लोगों को जो कि नमाज के लिए तादाद में जाना चाहते थे और हर जुमे में बड़ी मस्जिद में पढ़ते हैं, तो बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद होती है, तो उनको नमाज से रोका गया। मैं भी वहाँ नमाज़ पढ़ रहा था, तब कोई हिंसा नहीं होती। और जब ज़ियाउर रहमान बर्क 24 तारीख को बाहर होता है तो हिंसा हो जाती है, तो मास्टरमाइंड मैं हो गया। बल्कि मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूँ कि अगर 24 तारीख में मैं संभल होता तो इंशाल्लाह किसी भी सूरत हाल में वहाँ पे ये घटना हो ही नहीं सकती थी, या फिर 19 तारीख में मैं वहाँ नहीं होता तो ये घटना 19 तारीख में भी घट सकती थी। उसका लॉजिक ये नहीं है कि जनता उसको करना चाहती थी। देखिए, हालात ऐसे होते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और एक हमारा घराना, मेरे दादा मोहतरम बर्क साहब ने जो पॉलिटिक्स की है, जो राजनीति की है, वो मुझे तो दादा मोहतरम अपने बर्क साहब से विरासत में मिली है, मेरे दादाजी जी को विरासत में नहीं मिली थी। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर रह कर के काम किया और लोगों को अपना बनाया। उन्होंने लोगों के दिलों को जीता, लोगों के दिलों को जीतने का काम किया, जिससे कि लोग हर वक्त उनके साथ खड़े रहते थे। और अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ मुझे ट्रांसफ़र हुई। लोग मेरे साथ भी दिल से साथ हैं, साथ रहते हैं मेरे साथ में भी। तो उस चीज़ के लिए जो इस टाइप के हालात वहाँ पर थे, तो जनता से संवाद ये पुलिस अधिकारी थोड़ी नहीं करेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जिस दिन आप कोर्ट में केस डाल रहे हैं उसी दिन आपको सर्वे का आदेश हो जाता है, और जिस अदालत से आदेश हो रहा है वहाँ से संभल पहुँचने में 1 घंटा लगता है चंदूसी से, आप 1.5 घंटे के अंदर संभल आ गए। मुझे तो ऐसा लगता है उस टाइम तक शायद ऑर्डर की कॉपी भी नहीं हाथ में नहीं आई होगी। तो इतनी जल्दबाजी क्यों थी? एक तो संभल अति संवेदनशील की कैटेगरी में आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ, समाजवादी की सरकार थी तब भी कोई दंगा नहीं हुआ है। तो अति संवेदनशील संभल रहा है। और उसके बाद आप कोई भी धार्मिक मुद्दा है तो वो भी संवेदनशील की श्रेणी में तो आते ही है। आप ऐसी होते हुए वरिष्ठ अधिकारी कैसे उस चीज़ को नज़रअंदाज करके एकदम आप वहाँ पहुँच सकते हो आप उसका सर्वे करने के लिए? कोर्ट ने ये तो नहीं कहा था कि आप आज ही विदिन 2-3 आवर्स आप सर्वे करके ला करके दो। त्वरित कार्रवाई से आपको दिक्कत है? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे त्वरित कार्रवाई से दिक्कत नहीं है, कतई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उस चीज़ को जब हर चीज़ को देख करके काम किया जाता है। अब मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई कानून पास होता है, लोकसभा राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तो ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं होती कि एक ही दिन में लोकसभा भी पास कर दे, उसी दिन राज्यसभा भी पास कर दे, उसी दिन राष्ट्रपति भी सिग्नेचर कर दें? वो संभव नहीं हो पाता है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो वैसा मसला है। ये भी इसको संभव बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा था, ऐसा जो कि असंभव की तरह काम है। अरे कानून के आदेश को कौन मना कर रहा है, कौन नहीं मान रहा? उनका ये कहना है कि उस दिन तो आप हमारी बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से गई। क्या मुसलमानों ने क्या पूरे संभल छोड़िए, क्या संभल भी तो उसका हिस्सा था, पूरे देश के मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, दिल से नहीं किया। अभी आपने कहा। हाँ बिल्कुल, मैं तो आपकी बात इसी पॉडकास्ट की कर रही हूँ। मैं तो आपसे खुद कह रहा हूँ, दिल से नहीं किया। हम मानते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने आपसे खुद कहा अभी कि अगर कोई न्यायालय कोई अगर आदेश देता है तो ये हमारा अधिकार है, हम उससे संतुष्ट हो भी सकते हैं, असंतुष्ट भी हो सकते हैं। नहीं तो अयोध्या वाले मामले को जब दिल से स्वीकार नहीं किया मुस्लिमों ने, और आप 2 दिन पहले वहाँ खड़े होके कहते हैं कि अयोध्या वाली बात में यहाँ संभल में नहीं होने दूंगा। मैं बताता रहा हूँ आपको। देखिए, जब हम संतुष्ट, बिल्कुल आपने कहा हमने स्वीकार किया, लेकिन दिल से नहीं किया आपने किया। बिल्कुल इस देश के मुसलमानों ने 40 करोड़ मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया दिल से, और स्वीकार दिल से। और ये हमारा अधिकार है कि हम किसी अधिकार संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हो। बट आप वो जख्म कुरेद रहे हैं। हम कोर्ट की अवमानना तो नहीं कर रहे ना, कोर्ट की अवमानना तो नहीं करी हमने। तो जब अदालत ने आदेश दिया था तो उसकी प्रक्रिया के तहत संवाद स्थापित करके वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के उलमाए इकराम से जो वो होते हैं, कुछ जो अब आप देखते हैं शांति की बैठक होती है, नहीं होती सब जगह पूरे प्रदेश देश में जब त्यौहार आते हैं। ठीक बात। तो उसी तरह से एक बैठक करके उनको वो करते और सब लोगों से संवाद कायम करके फिर आप सर्वे भी करते।
कौन रोक रहा था आपको सर्वे करने से? पहला सर्वे में किसी ने क्यों रुकावट पैदा नहीं करी? अगर मेरे दिल के अंदर या जनता के दिल में कोई ऐसी चीज़ होती तो पहले सर्वे नहीं हो पाता वहाँ पर। मतलब होने से मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसको रोक देते, मकसद ये है कि उसमें ही अगर हमारी जहन के अंदर कोई गलत चीज़ होती तो उसी दिन कोई बवाल हो सकता था। हम तो कानून का सम्मान, संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं।